मैंने हर चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट करी। कैसे? मैंने मेहनत करी उसके लिए। मेरे को जो टेक्निक बताई गई मैंने उस टेक्निक को फॉलो किया। मेरी लगन की वजह से, मेहनत की वजह से आज वो सारी चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ जो मैं चाहता था। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि मैं कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को मेरे दोस्तों को साथ नहीं मिला। मेरा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मेरे पास स्किल्स नहीं थी, समय गलत हो गया, लॉकडाउन हो गया था, या फिर मैंने गलत फील्ड चुन ली थी। मेरे पेरेंट्स ने क्योंकि मेरे को नहीं सिखाया ये, इसीलिए मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। दोनों ही बातें देख रहे हो कितनी डिफरेंट हैं, कितनी अपोजिट हैं एक दूसरे के। मैं पास हो गया क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, मेरी लगन थी उसमें। मैं फेल हो गया क्योंकि बाहर का कोई था जो ज़िम्मेदार था उसके लिए, जो ज़िम्मेदार था मेरे फेलियर के पीछे। अब अगर मैं इसको साफ शब्दों में या छोटे शब्दों में कहूँ तो अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन? मैं। अगर मैं फ़ेल हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन? बाकी लोग, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, रिसोर्स ना होना, स्किल्स ना होना, समय, भगवान, मेरा लक। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो वो मेरी मेहनत थी, मेरा लक नहीं है वो। उसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरी लगन है, मैं रात दिन जागा हूँ, तब जाके वो हुआ है। पर अगर मैं फ़ेल हो गया तो यार मेरा लक ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूँ? मेरे को मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो जब मेरे को कुछ मिल जा रहा है जो मैं चाहता था तो उसका ज़िम्मेदार मैं हो गया, पूरी तरीके से मैं हो गया। पर अगर मेरे को कुछ नहीं मिला तो उसका ज़िम्मेदार मेरे अलावा हर कोई है। इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब मेरी खुशियों का ज़िम्मेदार मैं, अगर दुख आया तो ज़िम्मेदार भगवान, मेरे पेरेंट्स, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, रिसोर्सेज ना होना, पैसे ना होना, पढ़ाई या फिर एजुकेशन कम होना मेरी लाइफ में, मेरे टीचर्स ज़िम्मेदार हैं। एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो अपने 10th स्टैंडर्ड में 95% मार्क्स लेके आता है, ठीक है। अब वो अपने दोस्तों में, अपने परिवार को, हर जगह एकदम बहुत प्राउडली बताता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरे 95% मार्क्स आए, मैंने रात दिन एक कर दिया था, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, मैंने सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर दिए थे, तो मेरे 95% मार्क्स आ गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। अब वही स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में जाता है और इस बार उसके मार्क्स आते हैं 40%। और अब वो क्या दोष देता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ़ आया था यार। एग्ज़ाम अगर इतना टफ़ ना आया होता ना तो मैंने क्रॉस कर ही लेना था 90 इस बार भी। या टीचर्स ने सही से नहीं पढ़ाया। मेरे टीचर्स जो है ना वो मेरे पे ध्यान नहीं देते थे। उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे कुछ, जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे उनके तो मार्क्स अच्छे आए, मेरे बुरे आए। इस बार ना यार चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है और न्यूज़ में भी बोला गया कि इस बार जो पेपर आए थे ना वो सबसे टफ़ थे। पिछले 10 सालों में ऐसा क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। तो इतना टफ़ क्वेश्चन पेपर आया था इस बार हमारे, इसीलिए मेरे मार्क्स कम रह गए। वरना तो मैंने टॉप कर दिया नहीं था, मैंने तो टॉप कर देना था बोर्ड, मैंने तो टॉप कर देना था स्कूल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मेरे 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आए तो उसके लिए था मैं ज़िम्मेदार। उसमें मैंने अपने टीचर्स के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा कि जिन्होंने मेरे पे ध्यान दिया होगा, मेरे ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस दी होगी, मेरे टीचरों ने जो मेरे पे ध्यान दिया, जो उनका जो पार्ट रहा मेरे उतने स्कोर लाने में, उनका भी कुछ पार्ट रहा होगा। तो उस टाइम पे मैंने क्रेडिट सिर्फ अपने आप को दिया। पर जब मेरे 12th स्टैंडर्ड में 40% मार्क्स आ गए तो मैंने उसका क्रेडिट, मतलब उसका एक तरीके से कौन उसका ज़िम्मेदार है, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दी बाकी लोगों को। देखो पेपर टफ आया था या फिर मेरे टीचर ने मेरे को ढंग से नहीं पढ़ाया, उनके जो फेवरेट स्टूडेंट थे उनको ढंग से पढ़ाया। क्योंकि मेरी फैमिली में इस बार है ना कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो मैं ना पढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही का फॉल्ट होगा, फेलियर में आप ही का फॉल्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में होती है, कभी कभी लक हमारे अगेंस्ट में होता है, टाइमिंग हमारे अगेंस्ट में होती है। ये सारी बातें सच हो सकती हैं
कि सही में हो सकता है कि पेपर बहुत टफ आया हो सकता है सही में उस बच्चे के फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाया, हो सकता है सही में टीचर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है। पर अगर यही चीज़ अगर आपकी लाइफ में बार बार होती है, अगर आप इस सेम पैटर्न को अपनी लाइफ में बार बार देखते हो कि जब सक्सेस आ रही है आपके पास तो आप उसका क्रेडिट खुद को दे रहे हो, और जब जब फेलियर आ रहा है आप उसका क्रेडिट दूसरों को दे रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर एक दो बार ऐसा हुआ तो वो रैंडम है, ठीक है, हो गया, एक रैंडम इवेंट है। पर अगर बार बार आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि फेलियर आने पे आप उसका ब्लेम दूसरों को दे देते हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है उस सिचुएशन के परसेप्शन में जो आपने बना लिया है। अब ऐसा आप क्यों करते हो मैं बताता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के ऐसा करते हो, आप अपने आप से झूठ बोलते हो जानबूझ के, आपको पता भी नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको एक्चुअल में ही ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, आपको एक्चुअल में लगता है कि सही में पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था, आपको एक्चुअल में लगता है कि सही में यही 4 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैं स्कोर नहीं कर पाया, कि मेरे फैमिली में इशू था, पेपर जो है वो टफ आया, टीचर्स ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे चीज़ें आपको लगता है कि बिल्कुल सच है, पर आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से बिहेव करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ना लेनी पड़े। क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है? क्योंकि अगर आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अगर आपने ये मान लिया कि मेरे मार्क्स इस बार इसीलिए कम आए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो फिर उसके बाद आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट होगा कि यार मतलब मेरे 40% मार्क्स आए वो मेरी वजह से आए, मतलब मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो अब ये जब आप अपने आप ले लोगे, अपने ऊपर ये लोड ले लोगे तो बहुत हर्ट हो जाओगे। तो आप हर्ट ना हो, ठीक है, आपको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए आपका ब्रेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है दूसरे लोगों पे। उस बच्चे ने इस बार ये ध्यान नहीं दिया कि 10th में उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उसने सोशल मीडिया क्विट कर दिया था। पर 12th में उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसका पढ़ाई के अलावा और भी जगहों पे ध्यान था। दोस्ती यारी में वो लग गया था बहुत ज़्यादा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में वो बच्चा लग गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पढ़ तो रहा था, वो 8-10 घंटे रोज़ दे तो रहा था पढ़ाई में, पर उसमें भी उसका दिमाग कहीं और होता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो मैं उसको घुमाने लेके जाऊँगा, फिर हम घूम सकते हैं, पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं होगी। वो ये भूल गया कि कुछ ना कुछ तो था जो जब मेरे को सक्सेस मिली थी उसमें, और जब मैं फेल हुआ उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो तब वहाँ नहीं था जो यहाँ पर है। वो इसको नहीं देख पाता, क्योंकि इसको अगर उसने देख लिया इसका ब्लेम उसको लेना पड़ जाएगा। ब्लेम लेगा तो हर्ट होगा, तकलीफ़ होगी, यार इसका तो ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो ये हो गया ईगो को प्रोटेक्ट करना। आपका ब्रेन आप ईगो को प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ इस्टीम को प्रोटेक्ट करता है कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, गलती हुई है तो किसी और की वजह से हुई है, मेरे से गलती नहीं हो सकती। अब ये क्यों, देखो सेल्फ आइडेंटिटी आपकी चेंज ना हो उसमें घाटा भी होता है और उसको में फ़ायदा भी होता है। अगर आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इस्टीम ऐसा बना लोगे कि यार मैं फेलियर हूँ, या फिर मैंने गलत काम करे, मेरे से गलत काम हो गए, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा मैनिफेस्टेशंस को। अगर आपका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी नेगेटिव है तो सेल्फ आइडेंटिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाना। पर इसका घाटा भी होता है, कभी कभी आपको सेल्फ आइडेंटिटी अपनी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो सेल्फ आइडेंटिटी ही आपका ब्लॉक क्रिएट कर रही है। क्योंकि अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी, अगर आपने नहीं माना कि आपकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपने ग्रोथ का वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर ये आप मान लेते कि आप ही से गलती हुई है, तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले लेते, तो फिर आपको बैठ के विचार भी करना पड़ता कि मुझसे क्या गलती हुई है, कहाँ मैं गलत हो गया। और विचार करते तो उसको फिर आपको चेंज भी करना पड़ता, फिक्स भी करना पड़ता। तो अब जब आप फिक्स करते तो आपकी हो सकता है कि आइडेंटिटी चेंज होती है, आइडेंटिटी चेंज होने से ग्रोथ होती है आपकी।
पर जब आपने उसकी ज़िम्मेदारी ही नहीं ली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली, तो ना ही आपने बैठ के विचार किया कि कहाँ गलती हुई, ना ही आपने उस पे काम करने की कोशिश करी, और ना ही आपकी आइडेंटिटी है वो चेंज हुई। तो अगली बार भी आप उसी आइडेंटिटी में हो। अब जब आप कंपार्टमेंट का पेपर दोगे, अभी भी आपकी आइडेंटिटी वही है कि मैंने तो सब कुछ सही किया था, पर मेरे आसपास जो चीज़ें हैं उनकी वजह से मैं फ़ेल हो गया, मेरी सिचुएशन की वजह से मैं फ़ेल हो गया। जबकि चेंज क्या होना चाहिए था? चेंज होनी चाहिए थी आइडेंटिटी। कि मैं मानता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत करी, पर कुछ ना कुछ कमी मुझसे रह गई, जिसकी वजह से इस बार मेरे मार्क्स कम आए। अब जब उसने गलती नहीं स्वीकार करी, तो उसने अपने डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हटाए, वो अभी भी दोस्ती यारी में लगाए, और अभी भी ये सोच रहा है कि कंपार्टमेंट का पेपर मैं दे दूँ और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाऊँगा। तो जब उसने अपनी गलती नहीं मानी थी, तो ये गलती फिक्स भी नहीं हो पाई, उसकी आइडेंटिटी चेंज भी नहीं हो पाई। तो अब रिज़ल्ट वापस क्या आया? फिर से टपक गया, फिर अब रिपीट करना पड़ रहा है। तो कभी कभी सेल्फ आइडेंटिटी को चेंज ना करना आपके लिए आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही गलत होते हो, पर अगर आपको आपकी लाइफ में पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आप हर बारी अच्छे की जिम्मेदारी खुद को दे देते हो, बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भगवान को, लक को दे देते हो, तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है आपको, और आप सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तरीका है हमारे ब्रेन के काम करने का, ताकि आपको हर्ट ना हो। वो हमेशा सेफ़ रहना चाहता है। तो अगर आपको हर्ट होगा, आपको तकलीफ़ होगी, तो इसका मतलब आप वो अनसेफ़ हो गया, तो आपको अनसेफ़ नहीं फ़ील करवाना उसे। तो इसीलिए आप सेफ़ रहो। इसलिए वो कहता है कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, देखो गलती थी बाकी लोगों की, तुम्हारी कोई गलती, तुम अपनी सही हो, एकदम बढ़िया। तो ये हो गया ईगो प्रोटेक्शन। सेकंड हो गया सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी इमेज दूसरों के सामने अच्छी बनी रहे, दूसरों के सामने हम एकदम, होता है ना, एक आइडल की तरह रहे कि देखो कितना मेहनती इंसान है, कितना पॉजिटिव इंसान है, कितना सीरियस, कितना डेडिकेटेड इंसान है, कितना कंसिस्टेंट है। तो अगर मैंने वो जो मुझसे हुआ, अगर मैं फेल होगा, अगर उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली, तो लोग मेरी तरफ देखते हैं, एज आइडल मानते हैं मुझे, मेरे से वो इंस्पायर होते हैं। तो अगर उनको ये पता लग गया कि मेरे से गलती हो गई है और उस गलती की वजह से मैं फेल हो गया हूँ, तो मेरी इमेज ख़राब हो सकती है। तो मेरे को वो गलती नहीं लेनी है। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, कि वो गलती, उसकी ज़िम्मेदारी, उस फेलियर की ज़िम्मेदारी ना मैं किसी और पर डाल देता हूँ कि देखो मैं तो डेडिकेटेड था, मैं तो कंसिस्टेंट था, मैंने तो अपना पार्ट किया, पर क्योंकि टीचर ने सही से चेक नहीं किया या पेपर वो हार्ड आ गया, इसीलिए मैं फ़ेल हो गया, वरना मैं तो अपनी जगह मैंने सब बढ़िया किया। अब आपकी जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो बच गया ख़राब होने से। अब जब सेल्फ प्रेजेंटेशन बच गया, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी रुक गई। अब फिर से आपने अपने आप को ग्रो करने से रोक दिया, क्योंकि आपने ज़ाहिर कर दिया ना कि मैं तो गलत नहीं था। तो जब मैं गलत नहीं था तो मैं अपना तरीका बदलूँ क्यों? तो जब मैं कंपार्टमेंट का पेपर देने जाऊँगा तो मैं उसी तरीके से पढ़ूँगा, वही चीज़ें करूँगा, क्योंकि मैं पहले भी सही कर रहा था। क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मेरे को चीज़ें चेंज करनी पड़ती, तो मैं तो सही था ना, तो मेरे को चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अपना सोशल स्टेटस बचाने के चक्कर में ज़िम्मेदारी हम दूसरे को दे देते हैं, दूसरी चीज़ों पर डाल देते हैं। मैनिफेस्टेशन में अब आते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन में कैसे रुकावट बनता है आपका। देखो, आपने टेक्निक फॉलो करी, आपको कोई टेक्निक बताई गई, आपने फॉलो करा, ठीक है, आपने उससे कुछ मैनिफेस्ट भी कर लिया। और ये एग्जांपल मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया था वीडियो के। आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। अब क्या होगा कि ऐसे में आप क्या बोलोगे, देखो मैं सुबह उठ के ना बिल्कुल सो के उठते ही मैं ये जो 3 अफर्मेशन सब बोलता था, मैंने 90 दिन तक ये अफर्मेशन बोले, जिसके बाद मेरी लाइफ में जो है सक्सेस अट्रैक्ट होगी। मैंने लव अट्रैक्ट कर लिया, फाइनेंस अट्रैक्ट कर लिया। अब मान लो कि आपने 90 दिन तक कोई टेक्निक, अब दूसरा केस ले रहा हूँ, 90 डेज़ के लिए आपने कोई टेक्निक फॉलो करी, वो काम नहीं करी। आप अच्छा स्कोर मैनिफेस्ट करना चाहते थे, पर जब रिज़ल्ट आया, 90 डे तक फॉलो किया आपने, रिज़ल्ट आया आपके एग्ज़ाम का, तो आप क्रैक नहीं कर पाए।
अब हुआ क्या कि देखो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, ये टेक्निक गलत बताता है। मैंने इसकी बताई हुई टेक्निक यूज़ करी, 90 दिन तक इसने बोला था मैंने करी, पर ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाया। ये फेक है, ये फेक टेक्निक बता रहा है, या यूनिवर्स तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, यूनिवर्स ने मेरी नहीं सुनी, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो आपने जिम्मेदारी डाल दी एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर, पर आपने गौर किया कि आपने एक्चुअल में तैयारी करी थी एग्ज़ाम की? क्या जो बच्चे पास हुए हैं, क्या उनकी तरह, या 10% भी आपने उनकी तरह दिया था? क्या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पास नहीं हुआ, जो क्रैक नहीं कर पाया? क्या सब बच्चे जो क्रैक कर पाए, क्या वो सब उनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे घर से थे, या उनके पास सपोर्ट था यूनिवर्स का? ऐसा तो नहीं है। तो वो कैसे क्रैक कर गए? तो जब आपने अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक का ब्लेम, जब मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ तो उसका ब्लेम जब आपने किसी और पे डाल दिया, अपने यूनिवर्स पे डाल दिया, अपनी सिचुएशन पे डाल दिया, तो फिर आपने उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को समझते हैं कि बैठ के मुझे टेक्निक फॉलो करनी है जिससे कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो अपने एक्शन से ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको यही नहीं पता कि एक्शन लेना है। मैनिफेस्टेशन एक्शन से छुटकारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के अफर्मेशन बोलने हैं वो एक्शन से बच जाओगे, एक्शन तो आपको लेने ही लेने हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो मत करो, खाली एक्शन लो, तब भी काम कर जाएगी चीज़। अगर डायरेक्शन है प्रॉपर, पता है कहाँ जाना है, और एक्शंस ले रहे हो, वो तब भी काम कर जाएगा। मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक यूज़ मत करो। मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन जो है ना, वो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। अब तुम वहाँ पहुँचे नहीं, तुमने ध्यान दिया कि तुम चले भी थे, या तुम घर बैठे बैठे बस खड़े होके इमेजिन कर रहे थे कि अब मैं पहुँच गया हूँ, अब मैं बेंगलोर पहुँच गया हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ? क्या तुम चलना शुरू किया था? तुमने घर से निकले भी थे, घर से आप निकले नहीं, तो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक नहीं होगा तो क्या होगा? सेकंड चीज़ होती है कि ऐसी सोच, या सेल्फ सर्विंग बाय, सोच नहीं बोलूँगा क्योंकि सोच बोलूँगा तो आप सोचोगे कि आपके साथ कुछ गलती है, क्योंकि मैं और आप, हम सब इस चीज़ का शिकार होते हैं। एक और फैक्ट बताता हूँ आपको मैं, जितने भी आपको मैनिफेस्टेशन के गुरु मिलते हैं आजकल, सो कॉल्ड गुरु, बहुत सारे हो गए हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जो वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो आपको दिखा देते हैं कि देखो मैंने ये गाड़ी बोली थी, मैंने मैनिफेस्ट कर ली। वो 50 चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उसमें उनकी 5 चीज़ मैनिफेस्ट होती है। वो 5 चीज़ बता देते हैं, 45 नहीं बताते। वो कभी आपको नहीं बताते कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता था, वो नहीं हुआ मेरा, या मैं अभी भी अपनी एक्स के ख्यालों में हूँ, वो नहीं बताते। मैं अभी भी हील नहीं कर पाया। अब इसकी वजह से क्या लगता है, आपको भी लगता है कि उसकी तो काम कर रही है, मेरी नहीं कर रही। उसने मैनिफेस्ट किया था, उसने वो टेक्निक फॉलो करा था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स मेरा साथ नहीं दे रहा, या मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। पर उन्होंने उन 45 चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया जो उनकी काम नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि आप ही शिकार हो इस चीज़ का, हर कोई शिकार है सेल्फ सर्विंग बायस का। बात सिर्फ समझ की है कि कौन समझता है, कौन नहीं समझता, कौन उस चीज़ को पकड़ लेता है, कौन चीज़ नहीं पकड़ पाता, कौन उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बता रहा था, विक्टिम माइंडसेट, ये आपको आपकी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में हमेशा विक्टिम बना देता है, कि जिसको तो मतलब जिसके ऊपर तो सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं, जिसको तो कोई काम ही नहीं करने देता। मतलब मैं तो मेहनती था, मैं तो ईमानदार था अपनी तरफ से, पर क्योंकि इसने साथ नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसकी वजह से मेरे को ये चीज़ नहीं मिल पाई, मैं अपनी रियलिटी चेंज नहीं कर पाया। मैनिफेस्टेशन में यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, बट सेल्फ सर्विंग बायस आपको विक्टिम ऑफ योर रियलिटी बना देता है कि ये जो सिचुएशन है, मैं तो विक्टिम हूँ उसका। मैं क्या करता, मैंने तो फॉलो करी थी टेक्निक, पर यूनिवर्स ही ने मेरी नहीं सुनी। मैंने तो विजुलाइजेशन भी किया था रात को बैठ के, पर वो तो काम ही नहीं किया। अब विक्टिम बन गया ना मैं तो भोला वाला सा बच्चा बन गया जो अपनी तरफ से तो सारा काम कर रहा है, पर अपनी गलती कभी उसने झांकी नहीं, कभी देखी नहीं कि मैं कहाँ गलत हो गया। कभी ध्यान दिया कि एक्शन जितने लेने थे वो मैंने लिए, क्या वो एक्शन पर्याप्त थे?
आप हील करना चाहते थे, मूव ऑन करना चाहते थे, रिलेटेबल एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको बोला गया कि विजुलाइज करो कि आपकी लाइफ में लव है, यू आर बीइंग लव्ड, ठीक है, आप कंप्लीट हो। अब ये विजुलाइज कर रहे हो, एफर्मेशंस भी बोल रहे हो, लव फ्लोज टू मी ईजीली फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इस तरीके के एफर्मेशंस आपको बता दिए गए, आपने बोले आपने 90 दिन तक। पर हुआ क्या कि फिर भी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आया अभी तक, आप हील नहीं कर पाए, अभी भी उदास हो, अभी भी डेस्परेट हो कि रिलेशनशिप में आ जाऊँ। आपने 3-6 महीने इंतज़ार किया, टेक्निक आपको बोला गया था 21 दिन फॉलो करना है, आपने उसको 90 डेज़ फॉलो कर लिया, और 90 डेज़ के बाद आप हार गए कि अरे यार ये तो फेक टेक्निक्स हैं, ये तो कुछ काम नहीं करती हैं, तो सब झूठ बोलते हैं लोग। पर एक बात मुझे बताओ कि क्या आपने अपनी एक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक करना बंद किया था? क्या उसको हर जगह से ब्लॉक किया था? क्या उसकी फ़ोटोज़ को डिलीट किया था फ़ोन से? क्या सैड सॉन्ग सुन के उसको याद करना बंद किया था? नहीं, इनमें से तो कुछ भी नहीं किया। सही कह रहे हो कि टेक्निक काम नहीं करी, फिर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि टेक्निक सही में काम नहीं करी, यूनिवर्स ने सही में आपकी नहीं सुनी। अब ऐसे में तो लगेगा आपको कि गलती तो यूनिवर्स की है या मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता, पर इन चीज़ों पर कभी गौर करना जो मैंने समझाई है। तो जो लोग भी हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या तुमने अपनी एक्स की प्रोफाइल्स को देखना रोज़ बंद किया? उसके बारे में सोचना बंद किया? सैड सॉन्ग सुन के उसके बारे में सोचना बंद किया? रोना बंद किया? जो तुम्हारे पास बात करने आ रहा है, क्या उसको अपॉर्चुनिटी दी, अलाउ किया, या उसको भगा दिया? उसको इस तरीके से बात करी, उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया कि वो बात ही नहीं करना चाहता। जो लव आ रहा था तुम्हारी लाइफ में, तुमने भगा दिया। गौर करना इन चीज़ों पे, और फिर दोबारा से देखना कि क्या सही में मैंने अपना रोल ईमानदारी से प्ले किया। क्या सही में यूनिवर्स जिम्मेदार था इसका, या कोई और था जिम्मेदार इसका? तो हर सिचुएशन में, हर चीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं आपके कंट्रोल में, कुछ चीज़ें होती हैं बाहर के कंट्रोल में, मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल जिसे कहते हैं, जिसको एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग, लक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर होती हैं, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं होता। पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमेशा जो मेरे कंट्रोल में होती हैं। जो सिचुएशन आज है, अगर आप फेल हो गए, हो सकता है कि उसमें 80% बाहर की चीज़ों का पार्ट रहा हो, बाहर की चीज़ों को रोल रहा हो, उसमें फैमिली सिचुएशन और एग्ज़ाम का टफ होना। हो सकता है 80% चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, 20% चीज़ें थी आपके कंट्रोल में। अब उन 20% चीज़ों को आपको देखना है कि क्या ये जो 20% था, ये मैंने ईमानदारी से निभाया? आपको पूरे 100% पे नहीं करना। जितनी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, जितनी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, क्या मैं उसमें ईमानदार था? हील करने में 50% चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, 50% मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मेरी किस्मत, लेट्स से बोलते हैं किस्मत हो गई, और पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, अच्छे परिवार से नहीं हूँ, ये सारी मैंने मान ली कि बाहर की कंडीशंस हैं जो आपके हाथ में नहीं थी। आप पैदा ही ऐसे घर में हुए, मान लिया। बस 50% चीज़ें थी मेरा पास्ट, जिसे मुझे हील करना था, मेरा एक्स, मेरे जितने रिलेशनशिप हैं वो। मेरे को एक्स की प्रोफाइल स्टॉक नहीं करनी थी, उसके बारे में नहीं सोचना था, फ़ोटोज़ डिलीट कर देनी थी, कन्वर्सेशन डिलीट कर देनी थी पिछली। अगर उसका मैसेज आ भी रहा है तो उसको ब्लॉक कर देना था, हर जगह से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना था। ये जो 50% चीज़ें मेरे हाथ में थी, क्या मैं ईमानदार था इन 50% चीज़ों में? आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको पूरे 100% पर ध्यान नहीं देना, जो 50% आपके कंट्रोल में है, आपको उस पर ध्यान देना है। अब ये तो हमने समझ लिया कि सेल्फ सर्विंग बायस होता क्या है, और ये भी जान लिया कि हम सब इसके शिकार हैं, ठीक है। और ये कोई बीमारी नहीं होती, ये तरीका है हमारे ब्रेन के काम करने का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का है कि इसको फिक्स कैसे किया जाए। अब मैं करूँ क्या? मान लिया कि हाँ, मेरे अंदर भी यही पैटर्न है कि कुछ अच्छा होता है उसका क्रेडिट मैं खुद को दे देता हूँ, कुछ गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूसरों को दे देता हूँ, ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार। तो फिक्स कैसे करें?
पहली चीज़ है कि शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम टू एक्सट्रीम ओनरशिप। मतलब किसी सिचुएशन को ब्लेम करने की जगह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ओनरशिप अपने हाथ में लो। ये ऊपर से ही जो अभी समझाया था वहीं से आता है ये, कि अगर कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हुई तो उसमें ये जानने की कोशिश करो कि कितनी चीज़ें मेरे हाथ में थी और कितनी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। ठीक है, जो नहीं थी तुम्हारे हाथ में वो छोड़ दो। एग्ज़ाम टफ आया, छोड़ दो। एग्ज़ाम तुमने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया था, ठीक है, वो छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हारे हाथ में था पढ़ना, तुम्हारे हाथ में था सोशल मीडिया क्विट करना, अवॉइड करना, रिलेशनशिप्स वगैरह को अवॉइड करना और पढ़ाई करना। तुम्हें इस पे फोकस करना जो तुम्हारे हाथ में था। इसमें तुम कितने ईमानदार थे ये देखना है तुम्हें। क्या मेरी ईमानदारी थी इसमें पूरी 100%? मैं क्या इसमें इन्वॉल्व था, ईमानदार था, ये तुम्हें देखना है। तो उसकी ओनरशिप अपने हाथ में लेनी है। इससे होगा क्या, जब तुम ये जान लोगे ना कि जब तुम इस पे ध्यान दोगे तो तुम्हें कमियां मिलेंगी। ये एक्चुअल में मुझसे कमी कहाँ रही कि यार पढ़ना चाहिए था, पढ़ा तो मैंने, टाइम तो दिया, 10-10 घंटे में पढ़ तो रहा था, पर कहीं ना कहीं ये गलती भी मानता हूँ कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये तो मैं स्वीकारता हूँ, थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो इससे क्या होगा, अगली बार आपको पता है, आपको गलती पता लग गई ना, अगली बार आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ फिक्स करनी है। जब आप गलती ही नहीं स्वीकारोगे, गलती ही नहीं मानोगे, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मुझे फिक्स क्या करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ फिक्स्ड है ऑलरेडी। तो पहली चीज़ उसकी ओनरशिप लेना शुरू करो कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। पूरी तरीके से नहीं, पर कुछ जिम्मेदारी तो मेरी है, 10% ही सही, 10% जिम्मेदार मैं हूँ। उस 10% को तुम्हें सही करना है, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो तुम सही कर ही नहीं सकते, जो तुम्हारे हाथ में उसको तो सही कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ऑडिट योर सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव सिचुएशन है, अगर कोई सक्सेस आपको मिल गई है, कोई सिचुएशन आपके फेवर में है, तो उसकी भी ऑडिटिंग करनी है। ऑडिटिंग यानी कि उसको भी लिखना है, उसको चेक करना है। और अगर फेलियर देख लिया, अगर कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन, तो उसको भी डायरी में नोट करना है। क्या नोट करना है, 2 कॉलम बना लेने हैं कि ये जो मुझे सक्सेस मिली उसमें कितनी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल में थी और कितनी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर के कंट्रोल में थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से, ये चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल में थी जिनकी वजह से मुझे सक्सेस मिली, और ये चीज़ें थी जो बाहर के कंट्रोल में थी, मेरे कंट्रोल से बाहर थी, जिनकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है तो उसमें भी यही करना है कि कितनी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल में थी, वो आपने नोट डाउन कर ली, और कितनी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो भी नोट डाउन कर लो। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एक्चुअल में अगर सक्सेस मिल रही है तो वो क्यों मिल रही है। क्या वो इंटरनल मेरी चीज़ें कंट्रोल में, उन पे काम करने से मिल रही है, या फिर जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनकी वजह से मिल रही है। अगर मैं फेल हुआ तो क्या वो इंटरनल चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी उनकी वजह से, उनका सही ना होने की वजह से मुझे फेलियर मिला, या बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से मुझे फेलियर मिला। ये आपको एनालाइज करने में, पैटर्न ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए उसकी ऑडिटिंग करना शुरू करो। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, वही उसी बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ जो स्कूल में था, जिसके 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, 12th में 40% लेके आया। अब ये बच्चा, देखो 2 सिचुएशन लेते हैं कि जब वो 10th में था, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसके हाथ में थी, पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, और पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरी परसिस्टेंसी के साथ क्लास में जो कुछ भी उसको समझाया जा रहा है उसको सुनना, पूरे फोकस के साथ उस पर ध्यान देना। ठीक है, दोस्तों यार कुछ टाइम के लिए दोस्ती यारी छोड़ देना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें उसके हाथ में थी। और अगर फैमिली में कुछ इश्यूज भी हैं तो उनको थोड़ा अवॉइड करना, अपने कमरे में अपने आप को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर देना, ये सारी चीज़ें उसके हाथ में थी। बाहर की क्या चीज़ें उसके हाथ में थी, नहीं थी। हो सकता है पेपर टफ आ जाता, हो सकता है पेपर टफ आया हो उस टाइम भी, लक उसके हाथ में नहीं था, और पेपर का टफ आना या ईजी आना उसके हाथ में नहीं था। हो सकता है कि उस टाइम लॉकडाउन हो गया हो, वो उसके हाथ में नहीं था। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कुछ भी। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें जो उसके हाथ में नहीं थी, कि उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, और जो चेक करेगा उसके मार्कशीट, आंसर शीट को, वो कौन होगा, वो कितना स्ट्रिक्ट होगा या कितना लीनियंट होगा, वो उसके हाथ में नहीं था। तो अब ये सारी चीज़ें जो उसके हाथ में थी, उसको उस पर फोकस करना है।
कि देखो पढ़ाई करना मेरे हाथ में था, मैंने करी। डिस्ट्रैक्शन से बचना मेरे हाथ में था, मैं बचा। और फैमिली में इश्यूज़ हैं, लड़ाई हैं, फिर भी मैंने अपने आप को आइसोलेट करा, उसमें अपने आप को ढलने नहीं दिया, ठीक है। ये भी मेरे हाथ में था, मैंने किया अच्छे से। तो ये फैक्टर्स थे जिनकी वजह से और मैंने ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें भी अवॉइड करी। ये फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे सक्सेस मिली, ठीक है। अब जब ये बच्चा 12th में कम मार्क्स लेके आया, तो क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स थे कि उसको पढ़ाई करनी थी, डिस्ट्रैक्शन से बचना था, फैमिली में कोई भी इशू हो पर अपने आप को बचाना था उससे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके हाथ में थी। क्या चीज़ें नहीं थी? वही सारी चीज़ें कि पेपर हार्ड आना, आंसर शीट कौन चेक करेगा, ये उसके हाथ में नहीं है, लक उसके हाथ में नहीं है, टाइमिंग उसके हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके हाथ में नहीं थी। जो थी उसको उस पर फोकस करना है। पढ़ाई करी और फैमिली में जो आर्ग्यूमेंट चलते थे उनसे बचा, हाँ बचा के रखा। और सोशल मीडिया का यूज़ कम किया, हाँ किया। क्या ये रिलेशनशिप वगैरह, प्यार मोहब्बत, इनसे बचा के रखा? नहीं यार। एक लड़की है क्लास में जो पसंद आई थी और उसके बारे में सोचता तो था मैं, पढ़ते टाइम याद तो आती थी। चीज़ पकड़ में आ गई, कहाँ गलती थी? ये गलती हो गई मेरे से जो यहाँ पर नहीं थी। समझ आ जाएगा कि जब अच्छा हुआ तो क्यों हुआ था, गलत हुआ तो क्यों हुआ। अगर डेटा ही नहीं है, वो उसको एक डेटा की तरह लो, सक्सेस और फेलियर को एक डेटा की तरह लो। अगर डेटा ही नहीं है तो पहचानोगे कैसे आगे? जब इसने ये नोट डाउन ही नहीं किया होगा इस वक्त, तो इसको यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई? तो सक्सेस फेलियर दोनों को आप उसकी ऑडिटिंग करना शुरू करो, उसको नोट डाउन करना शुरू करो, एक डायरी, पर्सनल डायरी मेंटेन करना शुरू करो। ये सबके लिए नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सिचुएशन मेरे साथ होती है, ऐसा मेरे साथ होता है, तो वो इसको फॉलो कर सकता है, वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब थर्ड है सेपरेट योर ईगो फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। ये आ जाता है तुम्हारे पहले पॉइंट से, ओनरशिप लेने वाले से, कि अपनी ईगो को अलग कर लो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी से। ये मत समझो कि अगर मैंने इस चीज़ की, इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो मेरे को तकलीफ़ होगी, तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। ये मत समझो। ईगो को साइड रखो, मैनिफेस्टेशन जर्नी को साइड रखो, क्योंकि जब तक तुम ईगो को साइड नहीं रखोगे तब तक ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ईगो को कभी भी अपने गोल के रास्ते में मत आने दो। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जिससे गलती हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% या फिर वो हमेशा सही होगा या फिर हर बार वो सही होगा, हर चीज़ में सही होगा। ह्यूमन बीइंग हो, गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये जब तक ओनरशिप नहीं लोगे तब तक ईगो नहीं हटा पाओगे। इसीलिए ये वाली चीज़ पहले पॉइंट से रिलेटेड है। जब ओनरशिप लेना शुरू कर दोगे, अपने आप ही ईगो वहाँ से डिसॉल्व करना शुरू हो जाएगा, ईगो वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। किसी भी फेलियर को पर्सनली मत लो, बहुत ज़्यादा पर्सनली मत लो। मैंने बोला ना, उसको डेटा की तरह लो। ऐसा मत समझो कि इस काम में मैं फेल हो गया, अब तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, फेल ही हो गया। उसको डेटा समझो। सक्सेस और फेलियर को इक्वली रखो। जब तुम फेलियर को पर्सनल लेना बंद करते हो तो उससे होता क्या है, तुम्हें इन्विटेशन मिल जाता है ग्रो करने का, कि अब मेरे पास मौका है ग्रो करने का, और मेरे पास मौका है इसको फिक्स करने का, और वहीं से सारी चीज़ें फिर सुधर जाती हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सेल्फ सर्विंग बायस का। फिर से समराइज़ कर देता हूँ कम शब्दों में कि सेल्फ सर्विंग बायस क्या होता है। एक ऐसी कंडीशन हमारे ब्रेन की जिसमें कि हम हमारी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते हैं और हमारी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों पे थोप देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइनल एग्जांपल। एक बच्चा है जो बड़ा हो चुका है। बचपन में उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, स्कूल टाइम में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने बोला पढ़ाई कर, नहीं की, फ़ोन में लगा रहा, दोस्ती यारी में लगा रहा। और फिर जब उसने स्कूलिंग करी तो उसकी एजुकेशन नहीं हो पाई सही से, कॉलेज नहीं मिल पाया, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, बहुत लोकल सी यूनिवर्सिटी में चला गया। लोकल सी यूनिवर्सिटी में गया तो उसके बाद जॉब नहीं मिल पाई, जॉब मिली भी तो 10-12 हज़ार रुपये की मिल गई। वही उसके आस पड़ोस के जो दोस्त थे अच्छी MNC में लग गए,
जाके। अब उनको देख के उसको जेलसी होती, तकलीफ़ तो होती कि मेरे दोस्त 50,000 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। इसका दोष वो किसको देता? अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, भगवान को, कि भगवान ने मेरे को, मेरी किस्मत ही ऐसे लिखी, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं उनको नहीं मानता, उनमें नहीं मानूंगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को कम प्यार दिया, मेरे को पढ़ाया नहीं, उन्होंने पढ़ाना नहीं चाहते। मतलब अपने अंदर नहीं झाँका। जब शायद पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि पढ़ाई कर ले, फ्यूचर बन जाएगा, तब उसको दोस्त याद आ रहे थे। तब उसको चाहिए था मेरे दोस्त ना छूट जाएं। तब उसको चाहिए था कि मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं, डिस्ट्रैक्शंस, वो ना छूट जाएं। पर आज जब फेल हो गया लाइफ में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? पेरेंट्स की, माता पिता की, घर की, भाई की, बहन की, कि इन्होंने कभी मेरे को पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को रोका नहीं। रोका होगा, कई बार रोका होगा, पर शायद तुम रुके नहीं होगे। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा चाहते होंगे कि उनके बच्चे ग्रो ना करें लाइफ में। हर किसी को चाहिए होता है कि भाई मेरा बच्चा भी अच्छा कमाए, अच्छा पैसा कमाए। मैं भी बोलूँ अपने यार दोस्तों में कि मेरा बेटा इस कंपनी में काम करता है, इस पोस्ट पे, या फिर ये बिज़नेस करता है। क्योंकि अगर तुमने लाइफ में अभी तक नहीं किया कुछ, तो ये मत सोचो कि उसका दुख तुम्हें ही हो रहा है, उसका दुख तुम्हारे पेरेंट्स को भी हो रहा है। क्योंकि जब उनसे कोई पूछता होगा कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तो उनके पास जवाब नहीं होता होगा। वो सिर्फ ये कहते होंगे कि हाँ, करता रहता है, कुछ ना कुछ तो करता रहता है, इधर उधर कमा लेता है, अपना खर्चा निकाल लेता है, हमारा कुछ निकाल लेता है। तुमसे ज़्यादा दुख उन्हें होता होगा जब वो सुनते होंगे कि उनके बच्चे, किसी और के बच्चे उन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उनके पेरेंट्स आराम कर रहे हैं। दुख तो उन्हें भी होता होगा ना, क्यों? आराम तो उन्हें भी चाहिए। पर तुमने इसकी जिम्मेदारी दे दी भगवान पे। मेरी भगवान ने किस्मत गलत लिखी थी, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ नहीं दिया, मेरे को प्यार नहीं किया। ये होता है सेल्फ सर्विंग बायस, कि अच्छा हुआ अगर ये जो 10-12 हज़ार की नौकरी जो लगी है ना, वो मेरी वजह से लगी है, वरना मेरी फैमिली चाहती तो ये भी नहीं लगती मेरी। ये तो मैंने ढूंढ ली नौकरी, मैंने मेहनत कर ली, वो तो किसी मेरे दोस्त ने लगवा दी थी मेरी, वरना मेरी फैमिली चाहती, पेरेंट्स चाहते तो मैं तो ये भी नहीं लग पाता। वो तो दुखी होंगे कि मेरी कैसे लग गई, 12-15 हज़ार रुपये कैसे कमा रहा है। तो मतलब ये पैसा कमा लिया तो मैंने अपनी वजह से कमाया, पर यहाँ मैं फ़ेल हो गया तो इन लोगों की वजह से हुआ, मेरा उसमें कुछ नहीं है। और जिस दिन से शायद वो इंसान अपनी उस चीज़ में, अपने उस फेलियर में उंगली बाहर करने की जगह एक बार ये उंगली इस तरफ कर दे, तो शायद से वो इंसान भी 15,000 वाला, 50,000 पे लाख 50,000 वाला या लाख वाला बन जाएगा आराम से। जब तक उसकी उंगली ऐसे रहती है बाहर की तरफ, तब तक वो वहीं रुका रहेगा। तो सेल्फ सर्विंग बायस से बचने का तरीका क्या है? इस उंगली को एक बारी इस तरफ करना। अपने आप को ब्लेम नहीं करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा भी ब्लेम नहीं कर देना है कि तुम ये अब इसको समझने के बाद या फिर इसको जानने के बाद अब खुद को ब्लेम करने लग जाओ कि मैं ही दोषी हूँ, मेरी वजह से हुआ। ये उंगली बार बार अपनी तरफ ही करते रहो। लाइफ में बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है? ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत सी कंडीशन होती हैं। लक होता है, लक का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तुम पैदा ही एक ऐसे परिवार में हो जिसके पास पैसा नहीं था, जो तुम्हें पढ़ा नहीं पाया, वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं थी, कभी भी नहीं थी, तो उसके लिए तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। पर तुम्हें ये देखना है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ जब होती है, तुम्हें देखना है कि इसमें मेरा कितना रोल था और दूसरे का कितना रोल था। अब वो जो बच्चा है जिसने पढ़ाई नहीं करी, पेरेंट्स ने जब कहा, उसका कितना बड़ा रोल है इसमें? उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए था। क्या उसने ईमानदारी से उस चीज़ को किया? नहीं किया। तुम्हें बस ये देखना है, तुम अपने पार्ट में, भले ही पूरी सिचुएशन में सिर्फ 10 से 15% ही तुम्हारे हाथ में था, पर तुम्हें खुद से ये पूछना है कि क्या उस 10% 15% में मैं ईमानदार था? अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दो, जो खासकर उन लोगों के साथ
जो अपनी कंडीशन का, अपनी सिचुएशन का ब्लेम दूसरों पे थोपते हैं। ये गलत हुआ तो उसका ज़िम्मेदार ये है, ये गलत हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार ये है। ऐसी चीज़ें वो करते हैं। उनको समझाओ थोड़ा, ये वीडियो भेजो ताकि उनको भी कुछ समझ आए। वो बाहर उंगली करने की जगह उंगली एक बार ही अपनी तरफ करने की कोशिश करें। और फिर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। और अगर इंस्टाग्राम पे तुमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम पे जाके i.harsh पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। और ऐसे ही और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में समझा रखे हैं। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा उनसे कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन क्यों ब्लॉक हो रहा है और क्या करना है तुम्हें उसको फिक्स करने के लिए। तुम जब देख लोगे उन वीडियोस को तो समझ आ जाएगा। इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। कई सारे पहले समझा रखे हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, और कई सारे आने वाले हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन में आगे, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसको फॉलो करना। बेशक तुम मेरे साथ मत जुड़ो, सब्सक्राइब मत करो, पर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। ख्याल रखो अपना।